सेवाजोर दोस्तों, मैं राहुल खन्ना की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं आपके लिए बहुत कुछ लेके आता हूं, तो वीडियो को स्किप ना करते हुए देखिए। और मैं वादा करता हूं कि आप स्टार्ट करेंगे तो एंड भी इस वीडियो का आपको देखना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं ऐसी जनजाति की जो जनजाति इस धरती पर है, दिखने में काली भी नहीं है, गोरी भी नहीं है, लाल रंग की है। उसे रेड मैन भी बुलाया जाता है। वहां की महिलाएं रोज नहाती नहीं है। एक्चुअल में ये एक तथ्य है कि वहां की महिलाएं रोज नहाती नहीं है। बहुत सारी चीजें उनमें है, और उनमें जो सबसे पुराना पार्ट जो मिलता है वो है गीतों का। मेरे ख्याल से गीतों को कैसे सजोया जाए ये इन ट्राइब से हम सीख सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइब आज के डेट में सिर्फ इनकी संख्या 50,000 ही बताई जाती है। कई जगह पे अनकॉन्टेक्टेड है, यानी गवर्नमेंट भी इनमें इंटरफेयर नहीं करती। गवर्नमेंट इनको इनके रिचुअल्स इनकी तरह से करने देती है। ऐसी एक अनोखी ट्राइब है जिस ट्राइब का नाम है हिम्बा। जी हाँ दोस्तों, हिम्बा जनजाति आपको अफ्रीका के क्षेत्र में नामीबिया प्रदेश में मिल जाएंगे। वहां पे कुनेन नाम का क्षेत्र है, वहां पे आपको हिम्बा ट्राइब बहुत ज्यादा तादाद में मिल जाती है। तो आपको ये तो मैं बताया कि वो रेड कलर के दिखते हैं, थोड़ा सा उनका त्वचा रेड हो जाता है, तो वो नामीबिया देश के लोग उनको रेड मैन करके बुलाते हैं। तो एक्चुअली ये सिस्टम क्या है, इन लोगों की क्या रिचुअल्स होती है, इन लोगों ने हजारों सालों से अपनी परंपराओं को कैसे बांधे रखा है, इन सब चीजों का आज मिश्रण वीडियो है। इन अनोखी जनजाति को आप जानना चाहते हैं, इनके तथ्यों को सुनना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले मैं बात कर दूं कि हिम्बा जनजाति एक्चुअल में दो इनके प्रमुख व्यवसाय है। एक जो कि विलेज एरिया में स्थायी हुए हैं, उन लोगों का अभी व्यवसाय खेती बन चुका है, और खेती के साथ पशुपालन भी उनका दूसरा एक व्यवसाय है। कहीं पे आपको पशुपालन ज्यादा नजर आएगा तो कहीं पे खेती नजर आएगी। मक्का और बाजरा मुख्य तौर से उनके खेती में उगाया जाता है, और उनके अन्न में यानी भोजन में वो ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मक्का और बाजरा। तो दोस्तों, अभी जो रोचक तथ्य है उस रोचक तथ्य की ओर आते हैं। वो तथ्य ये है कि बहुत सारे गूगल पे जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे हिम्बा के बारे में, तो एक स्पष्ट लिखा आएगा कि वहां की औरतें रोज नहाती नहीं है। वहां की औरतें जीवन में एक बार नहाती है, वो भी उनकी शादी के दिन। तो ऐसा ये क्यों है, किस लिए है, ये पूछने से पहले आप जान लीजिए हिम्बा जनजाति जिस क्षेत्र में रहते हैं, एक्चुअली उस क्षेत्र में पानी की बहुत कम मात्रा है। एक्चुअली वो एरिया जो है वो रेगिस्तान वाला एरिया है। तो वहां पे अगर आप उनकी झोपड़ी या उनके विलेजेस, उनके कबीले आप देख लेंगे, तो आपको यही समझ में आएगा कि वहां पे धूप बहुत ज्यादा है और वहां पे पानी की कमतरता है। और मेरे ख्याल से हजारों सालों से जो उनके पूर्वज वहां पे रहते थे, तो उन्होंने इस नियम को अपने जीवन में ला लिया कि कैसे पानी को बचाया जाए। और फिर ये तय हुआ कि वो नहाते नहीं है। फिर आपका ये सवाल आएगा, राहुल खन्ना के जी आप तो बता रहे कि वो नहाते नहीं, ये सच्चाई है? तो फिर उनके शरीर की बदबू आती होगी, वो गंदे रहते होंगे? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इससे भी एक अलग उनका नियम है, वो भी मैं आपको बता दूं। हिम्बा जनजाति वहां के क्षेत्र में जड़ी बूटी से बहुत प्रसिद्ध है। उनको बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां पता है जिस जड़ी बूटी को वो लाकर अपने जीवन में वो उतार सकता है। मोस्टली देश के किसी भी लोगों के कांटेक्ट में वो समुदाय नहीं आता है। वो अपनी परंपराओं को अपने साथ रखता है और अपनी परंपराओं से वो चलता है। तो जड़ी बूटियां उनको कुछ पता है, जो कुछ चुनिंदा जड़ी बूटी लाकर पानी में उसको उबालकर उसकी भाप को शरीर पे लिया जाता है। एक्चुअली जैसे आप क्या कहेंगे, स्टीम बाथ, तो वो स्टीम बाथ जैसा अपनी भाप अपने शरीर पर लेकर वो नहाने जैसा फ्रेश हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि इस दुनिया का सबसे पहला बॉडी लोशन इन लोगों ने बनाया है, जिन लोगों की जनजाति हिम्बा है। हमने आने वाले 10 सालों से ये एडवर्टाइज में सुना होगा कि ये लोशन, वो लोशन, बॉडी का लोशन अलग है, सब लोशन अलग है, सनस्क्रीन का लोशन अलग है, ये सब लोशन अलग नजर आते हैं। तो एक्चुअली इनकी शुरुआत कहाँ हुई? तो आप कहेंगे नहीं सर, तो अभी तो बना है ये लोशन वगैरह। नहीं, ये लोग जब नहाते नहीं और वहां पे ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पे कीड़ा कीटक, मच्छर, फंगस बहुत ज्यादा प्रमाण में रहते हैं, तब इन्होंने अपनी जड़ी बूटी से एक लोशन बनाया, और वो लोशन ये अपने शरीर पे लगाती है। एक्चुअली वो लोशन बनाने के लिए किसी प्राणी की चर्बी और उसमें कुछ वहां के मिट्टी तत्व है, उसको मिलाकर एक फार्मूला बनाकर वो शरीर पे वो पोत लेती है। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि उनको बैक्टीरिया से लड़ने में शक्ति मिलती है, और जो धूप आती है, सूर्य किरण वहां पे ज्यादा है क्योंकि वो रेगिस्तान वाला एरिया है, तो वहां पे
अगर सूर्य किरण ज्यादा है तो वो लोशन पूरे शरीर में लगा के चलती है, इसलिए उनकी त्वचा जो है वो आपको हल्के से लाल रंग की दिखती है, इसलिए नामीबिया में उनको रेड मैन कहा जाता है। हिम्बा ट्राइब में भी यहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था नजर आती है। ये गणतंत्र व्यवस्था ऐसी है कि स्त्री को अपना वर चुनने का अधिकार है और स्त्री जब चाहे तब वो उस वर को वो छोड़ भी सकती है। ये स्त्री को बहुत बड़ा अधिकार दिया हुआ है। हम अभी जश्न मना रहे हैं आज के डेट में कि हमने स्त्री को बहुत ज्यादा आरक्षण दे दिया, ये हो गया, बड़े बड़े नेता आके माइक पे चिल्लाए जा रहे हैं। तो एक्चुअली ये हजारों सालों से है कि उनके घर की आर्थिक व्यवस्था भी औरत संभालती है, घर के सभी निर्णय औरत लेती है, और फिर ये भी पाया गया कि पुरुष की तुलना में औरतें ज्यादा मेहनती भी है। ये सभी चीजें आपको मातृसत्ताक पद्धति की तरफ इंगित करती है और ये पूरा आपको मिल जाएगा हिम्बा ट्राइब में। दोस्तों उनकी पेन व्यवस्था भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो किसी भी रिलीजन यानी किसी भी धर्म को नहीं मानते, उनकी अपनी एक विचारधारा है। वो विचारधारा ये है कि उनकी पवित्र एक अग्नि जलाई जाती है और वो अग्नि सिर्फ सार्वजनिक तौर पर नहीं तो हर एक के झोपड़ी में झुग्गी में आपको नजर आएगी। वो पुरखों की अग्नि को माना जाता है और वो लोग वहीं पे उठ के प्रणाम करते हैं, उसी को मुकुरु पेन बोलते हैं और वही एक उनका सिद्धांत है और वही उनका एक साइंस है। उस मुकुरु सिस्टम को हम आगे किसी वीडियो में बढ़िया से डिटेलिंग से एक्सप्लेन करेंगे। उनके घर आपको देखने मिलेंगे शंकु के आकार के घर हो जाते हैं और शंकु के आकार के घर होने के कारण वहां पे रहना सुलभ हो जाता है और शंकु का बहुत ही बड़ा महत्व है। जिस ट्रायंगुलर फिलॉसफी की मैं बात करता हूँ उसी आकार के हैं और आसपास में जो ताड़ के पत्ते मिलते हैं उसी पत्ते से वो अपना घर सजा देते हैं। ताकि मैं कहता हूँ कि ट्राइब है तो वहाँ पे पारंपरिक न्याय व्यवस्था है और उनके कबीले में न्याय व्यवस्था है कि अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है उन लोगों में एक दूसरे के साथ तो बड़े बुजुर्ग पंचायत में न्याय दिलाते हैं। चाहे शादी समस्या हो, चाहे तलाक समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या हो, उनकी एक स्वतंत्र न्याय व्यवस्था है। इसलिए उनको न्याय को मांग करने के लिए किसी और के पास जाना नहीं पड़ता, वहीं पे उनको न्याय मिल जाता है। और दोस्तों इन लोगों में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें है पाटा पद्धति। पाटा पद्धति को मैं समझा देता हूँ आपको। अगर मैं पूछूंगा आप कौन है, बताइए मुझे, आप भारत के रहवासी है, इस देश के रहवासी है, तो आपके पास क्या है? तो आप क्या करेंगे? वोटर आईडी निकालेंगे, आधार कार्ड निकालेंगे और मुझे देंगे। उन लोगों में ऐसा पहचान बनाने के लिए गीत एक बहुत बड़ा मायने रखता है। आप कहेंगे सर जी गीत कैसे? वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन लोगों का हर एक सेपरेट गीत है और यही गीत उनको उनकी पहचान बताता है। अरे बहुत ही सरल और बहुत एंशिएंट यह थ्योरी है जिस थ्योरी को मैं आपको आपके सामने बताने वाला हूँ। तो वो थ्योरी ये है कि जब उस लड़के को लगता है कि मुझे माँ बनना चाहिए तब वो लड़की सीधे एकांत में चली जाएगी। एकांत में जाने के बाद वो अपना एक गाना बनाएगी, गीत बनाएगी उसके भाषा में, उनकी जो हिम्बा जो भाषा है उस भाषा से एक गीत बनाएगी। जितना वो बना सकते हैं उतना वो गीत बनाएगी। उस गीत में अच्छे बुरे व्यवस्था को बताएगी, अपने बच्चे के बारे में जो आने वाला है उसके बारे में जिक्र करेगी और वो जब उसका गीत कंप्लीट हो जाता है वो लौट के आएगी। आने के बाद उसका जो साथी होता है उस साथी को बताएगी, उसको वो गाना सिखाएगी और उसके बाद जब उनको बच्चा रह जाता है तो पूरे मोहल्ले में वो गाना सुनाते हैं। फिर मोहल्ले की औरतें उनको वो गाना सुनाती है और वही गाना गाते हुए उनको बच्चा भी होता है। वही उसी रस्म में वो वही गाना गाते हैं, बच्चा बड़ा होता है, बच्चे का कुछ भी रस्म हो वही गाना गाया जाता है जो माँ ने कंपोज किया है। और फिर वो व्यक्ति बूढ़ा होकर मर भी रहा हो तो जो व्यक्ति मर रहा है उसका गाना जो उसके माँ ने दिया है समाज वही गाना उसके सामने गाता है और ये आइडेंटिटी लास्ट तक बनी रहती है, जन्म के पूर्व से लेकर। और ये गीत निर्धारित करती है उस बच्चे की जन्म देने वाली माँ से अटैच कर अपनी नाल को मजबूत बनाने वाला ये परंपरा, ये संस्कार मुझे बहुत पसंद आया। संस्कार को समझने के लिए ज़रूर हम आने वाले भविष्य में हिम्बा जनजाति को ज़रूर विजिट करने वाले हैं। हिम्बा ट्राइब के बारे में हमारे हिंदी आर्टिकल ऐसे डले पे डले चुके हैं कि जो हिम्बा जनजाति को बहुत डोमिनेट करते हैं, बहुत बदनाम करते हैं। यहाँ की महिला किसी के साथ भी सो जाती है, यार टाइटल है, टाइटल बताते हैं। एक्चुअली उन लोगों में ऐसा नहीं है, वो एक इंसानियत को पकड़े रहने वाली एक जनजाति है। हम गाय का दूध तो पीते हैं लेकिन हम ये चाहते कि मेरे घर में गाय ना रहे, गोबर ना करे, वो किसी और के यहाँ रहे, मैं उसी से दूध लेके आऊँगा। लेकिन हिम्बा ट्राइब में एक प्रचलित कहावत है, वो ये है कि जिसके पास ज़्यादा गाय हैं वो ज़्यादा सम्मानजनक आदमी होता है समाज में।
यानी पशुपालन को आज भी वो महत्व देते चलते आ रहे। उनकी हेयर स्टाइल को आप देखेंगे तो हेयर स्टाइल थोड़ी सी अलग डिफरेंट आती है कि धूप जब आती है और आप कुछ काम करते हो तो धूप को रोकने के लिए वो चेहरे के ऊपर भी आती है, तो ऐसे बाल बनाते हैं जैसे कुछ अलग आपका चेहरा ढकने के लिए बाल बना दिए हो। बहुत सारी चीज़ें उन लोगों में है, लेकिन लोग अच्छाई नहीं दिखाते। उनके अधनंगे फोटोज डाल देंगे। जब उनके पास, उनके कबीले के पास कोई दूसरा नहीं होता, वही वो लोग होते हैं, तो वो अपना ड्रेस पहनते हैं। हो सकता है ड्रेस छोटे हो उनके, हो सकता है वो कुछ खुला रखते हो। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर के पत्रकार जाएंगे वहाँ पे फ़ोटो खिंचाएंगे और पूरे नेट पे डाल देंगे और कहेंगे ये देखिए ये जनजाति ऐसी है वैसी। लोग भी खूब मज़े से पढ़ते हैं लेकिन कोई सवाल नहीं उठाता। इसलिए इंटरनेट पे ट्राइबल के अधनंगे फोटोज आज वायरल होते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा। नामीबिया की हिम्बा जनजाति हमें बहुत कुछ सिखाती है। उनके एक एक रिचुअल्स पे बहुत बड़ा बड़ा डॉक्यूमेंटेशन बन सकता है। तो धीरे धीरे हम बनाएंगे। और बता दूं कि ये जो सीरीज़ मैंने शुरू की है धीरे धीरे आने वाली है। यहाँ के तमाम ट्राइबल जिनके पास रोचक तथ्य हैं, कुछ अलग जानकारी है, कुछ नई जानकारी जिससे हम सीख सकते हैं, वो जानकारी आप तक मैं लेके आऊँगा। देश विदेश के ट्राइबलों से चुनकर आपके पास लेके आऊँगा। वीडियो अच्छा लगता है तो बहुत सारे लोगों में शेयर करो। मिलता हूँ अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवान, जय भीम।